बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ की बायोलॉजी चैप्टर 3 पहला टॉपिक जो है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ने से पहले हमें बायोलॉजी का पता होना चाहिए। इसके साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितनी टाइप्स के होते हैं और इनको डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में हम क्यों डालते हैं। बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। और इसके ना बेसिकली 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, किंगडम बनाए जाते हैं, सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। शेयर्ड उनके ऊपर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि अगर वो मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन है, सांस ले सकते हैं, सेंसिटिविटी है, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। या इन करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस भी पाया जा सकता है। अगर डिफरेंस आ जाएगा तो एक वैरायटी क्रिएट हो जाएगी उनकी अपीयरेंस में, उनके दिखने में। जब ये वैरायटी क्रिएट हो जाएगी, ये बायोडाइवर्सिटी की तरफ चली जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी के साथ एक और लिंक्ड जो टॉपिक है सबसे पहले, वो हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है ये भी अब आपने पढ़ा है। कम्युनिटी, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठे मिलकर रहते हैं, एक ही टाइम में रहते हैं, जब डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह पर रहते हैं, इकट्ठे मिलकर रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया था। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जब एक वक्त में एक जगह पर रह रहे होते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। अब डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर, उस अब जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आप फिजिकल इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड कर दें और ये आपस में इंटरेक्ट करते हो। पॉपुलेशन क्या होती है? स्पीशीज के ऊपर, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कम्युनिटी क्या होती है? वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। जब डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएं, मिलजुल कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी बन जाएगी। ये सारी पॉपुलेशन भी, कम्युनिटी भी, दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में होता है। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। बेसिकली जो इकोसिस्टम हो गया, अब इकोसिस्टम के अब आपने दो कंपोनेंट पढ़ लिए, एक लिविंग कंपोनेंट है, एक फिजिकल कंपोनेंट है। इस लिविंग कंपोनेंट को हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो ये बायोटेक फैक्टर में आते हैं, जो कि जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो ए बायोटेक फैक्टर होते हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। बेसिकली वो ए बायोटेक होता है, नॉन लिविंग होते हैं। क्लाइमेट जैसे का हो गया, जमीन हो गई, पानी हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, सूरज हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ए बायोटेक फैक्टर में आ जाएंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब जब बायोटेक और ए बायोटेक फैक्टर दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाएं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब जब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड करना, ठीक है, मुनहसर होना, मतलब एक होगा तो दूसरा होगा। अब सिंपल मिसाल लें, पानी है तो जानदार जिंदा रह सकते हैं, सनलाइट है तो खुराक बन सकती है। प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तब बनाते हैं जब सनलाइट होती है। सनलाइट होगी तो फूड की प्रोडक्शन होगी, फूड की प्रोडक्शन होगी तो जानवर उसको खा सकेंगे, पौधे उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो डिपेंड करती है नॉन लिविंग के ऊपर। इस तरह अब यहाँ पर देखें जी, प्लांट्स एग्जांपल देखते हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर टू ग्रो। अब दो चीजें चाहिए, सनलाइट भी चाहिए प्लांट्स को और पानी भी चाहिए ग्रो करने के लिए। और एनिमल्स क्या करते हैं? नीड प्लांट्स टू ईट। एनिमल को क्या चाहिए? हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, सब्ज पत्ते वाली चीजें खाते हैं, ये सारे क्या हैं? ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे।
अब प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए कौन चाहिए? फिजिकल या एबायोटिक फैक्टर चाहिए। तो ये हमारे पास है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब क्या चीज है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब इकट्ठे हों, इंटरडिपेंडेंट हों, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है। अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड है। एक है जो हमारे पास क्या है? बायो। दूसरा वर्ड क्या है? डाइवर्सिटी। दो वर्ड है। बायो का मतलब क्या है? ये आप पढ़ चुके हैं। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटेस के से आया है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है डिफरेंस, कंट्रेरिटी। जब क्या हो? जब किसी भी चीज में डिफरेंस आ रहा है, जब कोई डिफरेंट चीज अपेयर हो रही है, मुख्तलिफ चीजें हों, तो जब वैरायटी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। अब इन दोनों लफ्जों को मिलाएं, बायो और डाइवर्सिटी को, तो इसका मतलब क्या बनता है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखें, सारे इंसान एक जैसे नहीं है, वो सारे जानदार एक जैसे नहीं है। इंसानों में वैरायटी है, किसी के कद में वैरायटी हो जाएगी, किसी का कद छोटा, किसी का कद लंबा, किसी के कलर में कम्प्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है, किसी के चाल में, किसी की सोच में, ठीक है, दिखने में आप डिफरेंट लगेगा। इसी तरह प्लांट्स हैं तो सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं है। किसी पौधे का आप पत्ता बड़ा देखेंगे, किसी पौधे का पत्ता छोटा देखेंगे। किसी पौधे का पत्ता थिक होगा, मोटा होगा, किसी पौधे का पत्ता जो होगा वो बारीक होगा, पतला होगा। कोई पौधा पानी के अंदर रहता है, कोई खुश्की के ऊपर रहता है। तो इस तरह आप देखेंगे डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है। इस तरह जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, या कोई भी जानदार है, उनके अंदर डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंस पाया जाता है। जो डिफरेंस होता है वो वैरायटी क्रिएट करता है। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। और इकोसिस्टम क्या है? फिजिकल और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों का इकट्ठे होना। इसका मतलब यह है जब मुख्तलिफ किस्म के जानदार किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बेसिकली रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर इतनी वसी तादाद के अंदर क्या होती है? मुख्तलिफ जानदार पाए जाते हैं और उनकी डिफरेंट वैरायटी होती है। यही उसकी रिचनेस है। इसे हम देखेंगे कि आगे बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। और ये फेडरल बोर्ड या दूसरे बोर्ड्स के अंदर इम्पोर्टेंस के ऊपर या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आता होता है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? राइट डाउन इट्स इम्पोर्टेंस। या इम्पोर्टेंस के ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, 4 नंबर का, 5 नंबर का। सब हम देखते हैं इसके अंदर। जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी। कि बायोडाइवर्सिटी जो है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। सॉइल की क्वालिटी से क्या मुराद है? अब सॉइल आपके पास डिफरेंट तरह की होती है। बंजर भी होती है, जरखेज भी होती है। ऐसी जमीन भी होती है जिसके ऊपर ग्रोथ अच्छी होती है, फसलें अच्छी उगती हैं। ऐसी जमीन भी होती है जिसके ऊपर फसलें अच्छी नहीं ग्रो करती। तो ये सॉइल की क्वालिटी होती है। अब ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, इसका मतलब है जरखेज करने में, इनका किरदार है। इन डाइवर्स या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो एक्टिविटीज, ये इसमें जो सवाल बन सकता है वो क्या है? हाउ डज बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर के अंदर। तो एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोबियल एंड एनिमल स्पीशीज। अब माइक्रोबियल क्या होती हैं? फंजाई है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सारे किस में आ जाएंगे? माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये माइक्रोब्स होते हैं जो जमीन पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। डिकम्पोजर और सेप्रोट्रॉफ्स वो जानदार होते हैं जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर उनको ग्रो करते हैं, या फिर क्या चीजों के गलने सड़ने की वजह बनते हैं, चीजों को तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं माइक्रोबियल स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज होते हैं जो कि क्या करते हैं? जमीन की तोड़ फोड़ करते हैं। जमीन के अंदर जितना मिनरल होता है, जैसे कि अगर पौधे के पत्ते गिरे हैं तो वो टूट फूट का शिकार होते हैं, वो टूट फूट कर जमीन का हिस्सा बनेंगे, सॉइल का हिस्सा बनेंगे, ह्यूमस बना देंगे।
और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाएगी। इस तरह ये रिसाइक्लिंग करते हैं। एलिमेंट्स की रिसाइकिल करेंगे। वो कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिसाइकिल होंगे? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे 10वीं के अंदर, 10th के अंदर, या फिर हमारे पास सेकंड ईयर के अंदर हमारे पास साइकिल हैं। नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है। ये जो क्या होते हैं, रिसाइकिल होते हैं। मतलब जब सॉइल के अंदर आते हैं, सॉइल में से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को प्लांट्स अपटेक करेंगे, प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे, इन प्लांट्स को एनिमल अपटेक करेंगे, एनिमल यूटिलाइज करेंगे। इस तरह एनिमल के जो पीसेस होंगे वो वापस चले जाएंगे जमीन के अंदर। इस तरह रिसाइकल होता है। एक प्रोसेस ये है, सिंपल प्रोसेस। बाकी जो प्रोसेस होगा, साइकिल होगा, किस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, प्लांट्स कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, कार्बन किस तरह इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन किस तरह होता है, फास्फोरस किस तरह होता है, ये आगे हम बाद में डिटेल के साथ। तो दूसरा जो हमारे पास मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, वो मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी है। मेंटेनेंस ऑफ कि प्लांट्स जो हैं या या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एयर की क्वालिटी को, हवा की क्वालिटी को कैसे बेहतर रखते हैं। तो सवाल इसमें ये जो बनेगा वो ये है कि हाउ डू प्लांट स्पीशीज हेल्प इन प्योरीफाइंग द एयर। ये एयर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, एयर को कैसे प्योरीफाई करेंगे। एंड रेगुलेटिंग द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो हमारे पास सराउंडिंग फिजा है, हवा है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये भी आप 10th के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होती है, इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है। तो अभी तक हम यही डिस्कस करेंगे कि एयर क्वालिटी को बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है कि ये फोटोसिंथेसिस करेगी। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर होता है। अब देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हैं। ये एरो का निशान प्लांट्स की तरफ है। CO2 यूटिलाइज करेंगे। CO2 कौन प्रोड्यूस करता है? एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है एनिमल से होगी। या फिर आप किसी लकड़ी को जलाएंगे, फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, गैसेस का इस्तेमाल करेंगे। गाड़ियां जितनी बढ़ती जाएंगी, फ्यूल बढ़ता जाएगा, तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जो कि बाद में ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। इस वजह से कहते हैं दरख्त लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, गर्मी कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है प्लांट्स के। प्लांट्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, वाटर को यूटिलाइज करते हैं, हाइड्रोजन को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करेंगे? यही ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करेंगे? एनिमल इस्तेमाल करेंगे, इंसान इस्तेमाल करेंगे। और ये जो इंसान या एनिमल है, ये जो फ्यूल की बर्निंग होगी, ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, उसको अपटेक करेंगे ऑक्सीजन। इस तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपटेक कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, तो एयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगलात जो होते हैं, इस जमीन का जो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर से 30% को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, may absorb, ये forest may absorb and store as much 30% of the carbon emission from the human activities। तो यहाँ एयर क्वालिटी का पॉइंट क्लियर होता है, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अगला हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वाटर क्वालिटी को मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? वेटलैंड इकोसिस्टम के थ्रू। अब वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? वेटलैंड वो होता है जो फ्लडेड एरिया होते हैं, जिस जगह पर फ्लड आ गया है या जिस जगह पर पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है, स्वैम्प होते हैं, दलदली इलाके होते हैं। ठीक है, ऐसे दलदली इलाके, ऐसे ऐसे इलाके जहां पर पानी ज्यादा हो, दलदली जमीन हो, ऐसे इलाकों को हम क्या बोलते हैं? वेट लैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। ये फ्लडेड एरियाज होते हैं। फ्लड टेम्परेरी, अब ये पानी टेम्परेरी भी खड़ा हो सकता है वहां पर, कुछ अरसे के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, सालों के लिए भी खड़ा हो सकता है वहां पर। तो ये कैसे करता है? वेटलैंड इकोसिस्टम जो होता है वो अब्जॉर्ब करता है और रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स को। इस तरह ये क्या करता है? वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करता है। जो सेवेज होता है, गंदा पानी होता है, नालियों का पानी होता है, फैक्ट्रियों का पानी होता है, घरों के से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, टॉयलेट्स का पानी होता है,
तो इसको कहते हैं सेवेज। इसको ट्रीट करता है, इसको रिसाइकल करता है, इसको क्लीन करता है, वेस्ट को क्लीन करता है। तो ये हमारे पास वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वाटर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी का अहम किरदार है। अगला हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पेस्ट कंट्रोल। के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अब पेस्ट क्या होते हैं? ये जो कीड़े मकोड़े, हशरात, जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह किसी फसल को सुंडी लग जाती है तो उस फसल की पैदावार कम हो जाती है। ये जो पेस्ट होते हैं इनको क्रॉप पेस्ट कहेंगे, और ये इतने पोटेंशियल होते हैं कि पूरी की पूरी फसल को तबाह करके रख देते हैं। इस पेस्ट कंट्रोल में, इनको कंट्रोल करने में, इन पेस्ट को कंट्रोल करने में बायोडाइवर्सिटी का क्या किरदार है, ये सवाल आ सकता है। वो कहता है इसका अराउंड 99% पोटेंशियल क्रॉप पेस्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। 99% कंट्रोल किया जा सकता है। वो इंसेक्ट्स के थ्रू, वो बर्ड्स के थ्रू, वो फंजाई के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। और जब हम पेस्ट को ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करते हैं, इसी को बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहते हैं या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। अब पेपर में बायोलॉजिकल कंट्रोल आ जाए तब भी आपने यही लिखना है, पेस्ट कंट्रोल आ जाए तब भी यही लिखना है कि बायोडाइवर्सिटी किस तरह पेस्ट को कंट्रोल करती है, तब भी यही लिखना है। जो फार्मर जो होते हैं, और जो तरीकाकार होता है पेस्ट को कंट्रोल करने का, वो क्रॉप रोटेशन होती है। क्रॉप को रोटेट करके, मतलब लगातार एक फसल नहीं लगाते। गंदम लगा के अगली बारी कपास कर लेते हैं या मकई लगा लेंगे। ठीक है, गंदम के बाद दोबारा गंदम लगाएंगे, 2-3 दफा ऐसे लगाएंगे कि गंदम की पैदावार ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। कपास लगाएंगे तो कपास के बाद जो होगा दोबारा कपास लगाएंगे, कॉटन ग्रो करवाएंगे, तो कॉटन की जो पैदावार होगी, यील्ड होगी, वो ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। तो क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करवाई जाती है सीजनल बेसिस के ऊपर। 6-6 महीने की फसल होती है जो, तो इस तरह क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करवाया जाता है ताकि पेस्ट कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है पोलिनेशन। पोलिनेशन और क्रॉप प्रोडक्शन। अब पोलिनेशन जो है, क्रॉप की प्रोडक्शन, क्रॉप की पैदावार, फसल की पैदावार जो है कैसे बढ़ाती है। अब पोलिनेशन होता क्या है? पोलिनेशन ये होता है, काफी सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, रिले करते हैं। आपकी बुक में लफ्ज रिले है, रिले का मतलब डिपेंड करना होता है, मुनसर होना होता है। एक्टिविटीज ऑफ वेरियस एनिमल स्पीशीज, जैसे कि बीज के ऊपर, बटरफ्लाइज के ऊपर, बैट्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, किसके लिए डिपेंड कर रहा है, किसके लिए रिले कर रहा है, पोलिनेशन के लिए। अब पोलिनेशन ये होता है, जब ये हमारे पास पोलिनेटर, पहले इसको समझ लें, ये पोलिनेटर है। पोलिनेटर वो है जो यहाँ से पोलन ग्रेन्स को, या आप देख रहे हैं ना येलो कलर के अंदर ये वाले, ये जो येलो कलर में ये वाले हैं, इनको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। अब जब पोलिनेटर्स जो होते हैं, जो मक्खियां होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जब वो जाकर फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, मक्खियां क्यों जाती हैं फूल के पास? नेक्टर को, जूस को चूसने के लिए। बर्ड्स जाते हैं इन पोलन ग्रेन्स को खाने के लिए। अब जब इन पोलन ग्रेन, जब मक्खी जाएगी जूस चूसने के लिए, तो इन क्या करेगी इसको, इन पोलन, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टिकी होते हैं, इन पोलिनेटर के, इन मक्खियों के ऊपर चिपक जाएंगे। ये जब मक्खी, अब देखें ना येलो कलर में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये पोलन ग्रेन इसके साथ चिपक गए हैं पाँव पे। ये आएगी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगी, तो दूसरे फ्लावर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट। पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। ये एंड्रोशियम होता है, ये गैनोशियम होता है। 10th के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे पोलिनेशन के ऊपर, थोड़ा सा आप यहाँ से कंसेप्ट लें। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं, स्टिग्मा जो होते हैं फीमेल पार्ट होते हैं। इस तरह जो होते हैं पोलन ग्रेन, ये वाले जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं यहाँ से फीमेल पार्ट पे। इस तरह ये पोलिनेशन के जरिए ये फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, सीड प्रोड्यूस करेगा। सीड प्रोड्यूस हो जाएंगे, फ्रूट प्रोड्यूस होगा। जो हमारे पास ओवरी होगी वो फ्रूट बना देगी, जो ओव्यूल होगा वो हमारे पास सीड बना देगा। क्या बना देगा? सीड बना देगा। तो इस तरह पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो मोर देन 1/3 ऑफ ह्यूमन फूड क्रॉप, जो इंसान की फूड क्रॉप है, ऐसी क्रॉप्स जिससे क्या होती है, फूड हासिल हो सकता है। मकई हो जाती है, आपके पास गंदम है, बाजरा है, या ऐसी
फसलें जो कि खाने के लिए, पोटैटो है, ठीक है, या कोई भी दूसरी फसलें हैं, वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? फूड की प्रोडक्शन के लिए डिपेंड कर रही हैं नेचुरल पॉलिनेशन के ऊपर। डिस्पर्सल ऑफ सीड जो होती है पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस किस लिहाज से? फूड और मेडिसिन के लिहाज से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू दी प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन? कि बायोडाइवर्सिटी जो है फूड और मेडिसिन को प्रोवाइड करने में किस तरह हेल्प करती है? ये ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? ये जो आम आप अ, हकीम से लेते हैं, या फिर आप दवाएं बनाते हैं घर में, कोई देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? एथनो मेडिसिन में आते हैं। ये बॉटनी की, प्लांट साइंसेज की एक पूरी की पूरी फील्ड है, एथनो मेडिसिन, एथनोबॉटनी। अब ये जो दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन पौधों को, जिन जड़ी बूटियों को, वो सारा इसी के अंदर आता है। फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बताती है कि इनका अहम किरदार है हेल्थ केयर के अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, बेसिक हेल्थ केयर के अंदर। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उनके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।